हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आज से एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो कि एक अमीर घर की लड़की के साथ शादी कर लेता है, लेकिन उसके घर वाले उसे बहुत ही बुरी तरह पेश आते हैं। उसे घर के सारे काम करवाते हैं, उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एक दिन ये सारी चीज़ें बदल जाती है जब उसे उसके पिछले जन्म के बारे में याद आता है। उसे सारे पिछले जन्म के बारे में अपनी सारी यादें वापस मिल जाती है। उसके बाद वो अपनी सारी यादों के साथ कल्टीवेट करने लग जाता है। गाइस, ये देखना मज़ेदार होगा कि वो अपने पिछले जन्मों की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी सुधार पाता है या नहीं। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम लीजाओ है, और अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में 2 शब्दों में बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जी रहा हूँ और अपने पैसों पे ऐश कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि मेरे पास एक सुंदर सी और बहुत ज़्यादा क्यूट वाइफ है, और मेरे पास बहुत ही आलीशान घर है। ये सारी चीज़ें मेरे पास है। इसके वजह मेरे ग्रैंडपा जिन्हें की जुआ खेलने की बहुत ज़्यादा अच्छी आदत थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर ली और उसके ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं, जो कि ली से कहते हैं कि जब मैं यंग था तो मुझे जुए की आदत लग चुकी थी, जिसकी वजह से मैं हमारी सारी प्रॉपर्टी हार चुका था और बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो चुका था हम पे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे जुए खेलने की बुरी आदत तुम्हारे पापा यानी कि मेरे बेटे को भी लग जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने वक्त रहते उसे बेला फुसला कर नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उसकी तुम्हारी माँ से शादी करा दी। मैं तुम्हारे भले के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम हमारी ये सी गलतियाँ मत करना। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली उसके ग्रैंडपा से कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडपा, मैं आपके जैसा कचरा और यूजलेस आदमी कभी नहीं बनूंगा। फिर ली के ग्रैंडपा उसे रोकते हुए कहते कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए पहले से ही एक लड़की ढूंढ के रखी है जो कि तुम्हारी बीवी बन जाएगी जब तुम 23 इयर्स के हो जाओगे। तुम्हें बस उनके घर जाना है और वहाँ पे तुम्हें जाके घर जमाई बन के रहना है। मैं मरने से पहले तुम्हारे लिए सिर्फ यही चीज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली उसके ग्रैंडपा को हिलाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा इतनी जल्दी मत मरो। उसके बाद ग्रैंडपा ली से चिल्लाते हुए कहते कि मुझे हिलाना बंद करो कमीने कहीं के, ये सब छोड़ो जाने दो। लेकिन मुझे ये पता है कि घर जमाई बनकर रहना बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन फिर भी तुम एक मर्द बनो और अपनी सपनों को पूरा करो। उसके बाद ग्रैंडपा अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए कहते कि आगे बढ़ते रहना। उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ग्रैंडपा आपके शब्दों का मतलब मुझे आज जाके पता चला है। नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि जमीन पर सो रहा होता है और उसके बाजू में बेड पे उसकी बीवी सो रही होती है। उसके बाद हमें फिर से हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि बदकिस्मती से मेरे भाई को भी मेरे दादाजी की तरह जुआ खेलने का शौक चढ़ चुका था, और इसी आदत की वजह से मेरे भाई पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका था। और इसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे जैंग फैमिली में मुझे घर जमाई बनना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में एक जैकपॉट लग चुका है। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीवी यून को अभी तक छुआ तक नहीं है। गाइस, क्या साइड लाइफ है हमारे बेचारे मेन कैरेक्टर की। अगर चीज़ें ऐसे ही होने वाली थी तो इन लोगों ने मुझे अपना घर जमाई ही क्यों बनाया। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बीवी उठ जाती है और कहती कि तुम आधी रात को क्या कर रहे हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहता है कि यून मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। जब मैं घर में साफ सफाई का काम कर रहा था तब मुझे 500 रुपये मिले। जो मुझे 500 रुपये मिले है ना, वो तुम्हारे पापा के जूते में से मिले थे, और उनके बाजू वाले जूते से मुझे 300 रुपये मिले थे। और उसके बाद दूसरे दिन हमारी माँ ने कहा था कि उन्होंने जुआ खेलते हुए सिर्फ 200 रुपये ही हारे थे, लेकिन उनके अकाउंट के बुक में लिखा था कि वो 1200 रुपये हार के आई थी। यही नहीं और भी है, मुझे तुम्हारी सिल्क की अंडरवेयर हमारे कुत्ते के घर में मिली थी। उसके बाद यान चिल्लाते हुए कहते कि रुक जाओ, सारी चीजें तुम आधी रात को क्यों कह रहे हो। उसके बाद ली कहते हैं कि क्योंकि मुझे इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो फिर से कर्जे में डूब चुका है। इस बार उसके ऊपर 50,000 का कर्ज है, इसलिए मैं मेरे भाई को बचाने के लिए वहाँ पे जाने वाला हूँ। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहाँ से जिंदा ना वापस आऊँ। मुझे ये डर है कि तुम कहीं विधवा ना हो जाओ,
लेकिन ऐसा सुनते ही यान उसे जोरदार किक मार देती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, क्या मैं तुम्हें हर बार तुम्हारे भाई का कर्ज अदा करने में मदद करूं? उसके बाद ली यान से कहता है कि यान, क्या तुम मुझे इस बार सच में मदद नहीं करोगी? मुझे सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए। सब सुनने के बाद यान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो ली को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है, आई मीन रूम से। उसके बाद यान उसे रूम से बाहर निकालने के बाद कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को तुम खुद ही सॉल्व करो। उसके बाद ली अपने मन में कहता है कि धत्तेर की, इस बार लगता है कि मुझे अपने आप ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एक सीन में हमें जुए वाला अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे ली आ जाता है। वहाँ पे हमें उन गुंडों को बॉस दिखाया जाता है जो कि ली से पूछता है कि पैसे कहाँ पे, जिसके जवाब में ली कहता है कि पैसे बैग में है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे भाई को जाने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ली के भाई को ले आता है। उसके बाद ली का भाई ली से कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पैसे लाए हो मेरा कर्ज अदा करने के लिए? जहाँ पे ली उसके भाई से कहता है कि तुम पहले घर चले जाओ, मम्मी पापा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। और उसका भाई ली से पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या? इस पर ली कहता है कि मैं इन लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करके आता हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि ली का भाई वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि भाई ज्यादा देर मत करना घर आने को। पहले उसके भाई को रोते हुए बाय बाय कर रहा होता है। उसके बाद उन गुंडों के ग्रुप में से एक बंदा सामने आते हुए कहता है कि ये बच्चे, हमने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया, इसलिए पैसे कहाँ पे जल्दी बताओ। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे कुछ और कहना है। उसके बाद ली अपने घुटनों पे आ जाता है, फिर उन गुंडों के बॉस से चिपकते हुए कहता है कि बॉस, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। आपके गैंग में शामिल होने के बाद अच्छा काम करूँगा, आप जो भी कहेंगे आपकी सारी बातें मानूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आप मेरा जो कर्जा है उसे माफ़ कर दो। जिसे सुनकर बाकी के गैंग मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उन गुंडों का बॉस ली के पास आते हुए कहता है कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे जो भी मैं तुमसे कहूँगा। उसके बाद ली कहता है कि हाँ, लेकिन जब तक वो बातें इलीगल नहीं होगी। ली की ऐसी बातें सुनकर सारे गैंग मेंबर उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद उन गुंडों का बॉस ली को पकड़ते हुए कहता है कि क्या बच्चे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? हम सब गुंडे बदमाश है, क्या हम अभी भी अच्छा काम करेंगे? हम जो भी काम करते हैं वो सारा ही इलीगल होता है। उसके बाद ली माफी मांगते हुए कहते हैं कि सॉरी सॉरी, आप जो भी कहेंगे मैं सारी बातें मानूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन गुंडों का बॉस उसके लड़कों से कहता है कि उस लड़की को यहाँ पे लाओ। उसके बाद उन गुंडों का बॉस ली से कहता है कि क्या तुम इस लड़की को देख पा रहे हो? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस लड़की की जो उंगलियां है ना उन्हें काट देना है, और मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लूंगा और तुम्हें हाई पोस्ट भी दूंगा। बस तुम्हें इस लड़के की उंगलियों को ही काटना है। अगर ये तुम कर लोगे तो मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। तो गाइस, वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ली सच में ली। उसके बाद ली ने उन गुंडों के गैंग में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट की थी, पर गुंडों के बॉस ने कहा था अगर तुम्हें हमारी गैंग में ज्वाइन होना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, अभी तुम मेरी गैंग में ज्वाइन हो सकते हो। तुम वो काम है कि तुम्हें जो ये लड़की दिखाई दे रही है ना, वो तुम्हें उसकी उंगलियां काटनी होगी। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर ली कहता है कि मेरा नाम ली जाओ है, जो कि मेरे ग्रैंडपा ने दिया था, तो उन्होंने यही चाहा था कि मैं आगे जाकर एक फ्रीडम फाइटर बनूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली अपने हाथ में चाकू ले लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाइस, ली ने उस लड़के की उंगलियों की जगह पे उसके हाथ में बंधी रस्सी को काटा हुआ होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की ली का हाथ छोड़ देती है और ली के अंडों पे जोरदार किक मार देती है, जिसकी वजह से उसके दोनों अंडे फूट जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उन गुंडों के बॉस से कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था, क्या तुम्हें जरूरी था उसे रियल नाइफ देने के लिए? क्या होता अगर वो सचमुच में मेरी उंगलियां काट देता तो? उसके बाद उन गुंडों का बॉस उस लड़की को मनाते हुए कहता है कि अगर उसने तुम्हें हर्ट भी किया होता तो मैं उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ देता। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि दर्द में रोते हुए कहता है कि शिट, ये सारे लोग तो आपस में ही मिले हुए हैं। उसके बाद उन गुंडों का बॉस उसके आदमियों को कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे इसने मेरी लड़की को हाथ लगाया, कि ऐसी धुलाई करना कि ये हमेशा याद रखे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बंदे मिलकर ली को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। एक सीन में हमें गुंडों का बॉस दिखाया जाता है जो कि ली का बैग चेक कर रहा होता है और बैग चेक करते हुए कहते हैं कि ये सारे पैसे तो नकली है,
हमने अच्छा किया कि हमने तुम्हारी धुलाई की। तो उसके बाद ली उस गुंडे के बॉस से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो सारी चीजें करूंगा और धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुकते कर दूंगा। तभी उन गुंडों का बॉस कहता है कि क्या जोक मार रहे हो तुम्हारे जैसा कचरा इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा आदमी बनते हुए तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर तुम्हें मेरे सारे पैसे लौटाने हैं और अगर तुम पैसे लौटा ना पाए तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। उसके बाद ली चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की। उसके बाद उन गुंडों का बॉस उसके आदमी से कहता है कि इस कचरे को बाहर फेंक के आओ, तब तक मैं थोड़े से मजे कर लेता हूँ। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ली को लात मारते हुए बाहर फेंक देता है। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहता है कि डैमिट ये कैसे हो सकता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं ली जाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक होनहार स्टूडेंट था, लेकिन पिछले 2 सालों से मुझे जियांग फैमिली द्वारा बेइज्जत किया जा रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों भगवान, क्यों तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो। तुम अगर इतने ईमान हो तो तुम क्यों नहीं मुझ पर बिजली गिराते और मुझे खत्म कर देते। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बादलों में बिजली चमकने लगती है और उसके बाद एक बिजली सीधा आकर ली पर गिर जाती है। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि जल भुनकर काला हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये क्या सच में हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिजली का झटका लगने की वजह से ली जमीन पर गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं सचमुच में मरने वाला हूँ। उसके बाद हमें मिरर वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि और किसी के नहीं ली के यादों की वजह से बना होता है। यहाँ पे ली कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये हो सकता है कि ये मरने के बाद की दुनिया है और ये सब लोग कौन है, इन सब के नाम तो ली से ही शुरू हो रहे हैं। ये यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइज मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी चीजें जो दिखाई गई है ना, ये सारी ली के पिछले जन्मों की यादें है जो कि उसे धीरे धीरे याद आने लगी है। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि उड़ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझ पर बिजली गिरी है। मेरी सारी चोटें पहले से ही हील हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ चुकी है और ये सारी यादें जो मैंने देखी वो सारी इमोर्टैलिटी की लग रही है। लेकिन क्या ये सारी चीजें सच थी। एक सीन में हमें गुंडों का बॉस दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस काम दिया था, इसके लिए तुम्हें भरपाई करनी होगी। उसके बाद उन गुंडों का बॉस कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं तुम दोनों का पूरी रात भर ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में ली दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को धमकी देने की, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसके बाद उन गुंडों का बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये पागल हो चुका है जो वापस आ गया, की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, सारे लोग जाओ और इसकी मिलकर अच्छी तरह धुलाई करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे मिलकर ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ली पलक झपकते ही सारे बंदों को पीटने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। उसके बाद ली कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से सामने आ जाओ। उसके बाद हमें उन गुंडों का बस दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने पे आ जाता है और ली से माफी मांगते हुए कहता है कि बॉस मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और मैं आपके परिवार वालों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं आपको मेरी दोनों लड़कियां दे सकता हूँ, आप जो भी कहेंगे वो सारी चीजें करेंगे, क्या अब आप मुझे जाने दे सकते हो। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि वो दोनों सारी बात मानेंगे, जो भी कहूंगा वो सारी चीजें करेंगे क्या। उसके बाद वो गुंडा कहता है कि हाँ हाँ आप जो भी कहेंगे वो सारी चीजें वो दोनों करेंगे। उसके बाद ली कहता है कि मुझे ये चाहिए कि वो दोनों मुझसे दूर रहे, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली उस गुंडे के मुंह पर जोरदार लात मार देता है जिसकी वजह से उसके दांत टूट जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ली दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि 5000 साल बाद मैं वापस से रिकारनेट हो चुका हूँ और वो कहता है कि यान मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। तो गाइज आपको एक डाउट होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पे गया। तो गाइज आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिजली गिरने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर मर गया और उसके जगह पे दूसरा बंदा रिकारनेट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइज।
वो सिर्फ ऐसा हुआ कि हमारे मेन कैरेक्टर को 5000 साल पुरानी उसकी सारी यादें वापस मिल गई। इसी वजह से वो कह रहा है कि मैं 5000 साल बाद रिकारनेट हुआ हूँ। गाइज मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ली के मेमोरी में दिखाए गए वो सारे लोग कौन थे। तो गाइज वो सारे लोग ली के पिछले जन्म में। तो गाइस वीडियो में कोई कह रहा होता है कि जियांग मैंने इस ऑथेंटिक गुकाजी पेंटिंग पर मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेजरस और महंगी चीज है। उसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है। वो और कोई नहीं, चीफ ऑफ कल्चरल रिलिक्स होता है, जिसका नाम की जांग क्यूइंग है। लेकिन गाइस मैं इसे मोटा आदमी ही कहूंगा। मोटा आदमी कहता है कि जियांग तुम इस पेंटिंग के बारे में क्या कहते हो। उसके बाद हमें जियांग दिखाई जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ससुर है, जो कि कहते हैं कि ये पेंटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर की सास कहते हुए दिखाई जाती है कि आप तो बहुत ज्यादा कमाल के हैं, आप तो मेरे हस्बैंड से भी बहुत ज्यादा कमाल के हैं। उसके बाद यान कहते हैं कि अंकल जियांग आपके पेंटिंग के बारे में नॉलेज तो बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद ली के ससुर ली से पूछते हैं कि ली तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे खड़ा मोटा आदमी कहता है कि जैसा कि मुझे याद है ये तुम्हारा सन इन लॉ है ना। उसके बाद ली के साथ चिल्लाते हुए कहते कि ली वही के वही रुक जाओ, क्या तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं है क्या। यहाँ पे चीप झांग खेल रहे हो और तुम उन्हें ग्रीट भी नहीं कर रहे हो। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाय चिप जैंग। उसके बाद वहाँ पे यान भागते हुए आते हैं कि और कहते हैं कि ली तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, क्या तुम किसी से लड़ाई कर कर आ रहे हो। इस पर ली कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मुझ पर सिर्फ बिजली गिरी थी। ली की बातें सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे खड़ा मोटा आदमी कहता है कि क्या तुम्हारा सन इन लॉ एक कॉमेडियन है। फिर ली की सास ली से कहती है कि ये अच्छी बात नहीं, तुम जब भी मुसीबत में पड़ते हो तुम यान के पीछे छुप जाते हो और अब तो तुम झूठ भी बोलने लग चुके हो। इस पर ली कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, आप मुझ पर यकीन करते हैं या नहीं, मुझे कौन से पैसे मिलने वाले अगर आप मुझ पर यकीन करने वाले हो तो। एक और बात, आपने जो पेंटिंग खरीदी है वो नकली है, चिप जैंग आपको किसी ने चुना लगा दिया है। उसके बाद ली की सास उस पर चिल्लाते हुए कहते कि रुक जाओ, चिप जैंग के बारे में जानते हैं क्या वो कल्चरल रिलिक्स के चिप है, उन्होंने न जाने कितने आर्टिफैक्ट को ढूंढ निकाला है, कैसे एक नकली पेंटिंग को खरीद सकते हैं, उन्हें असली की पहचान है। उसके बाद वहाँ पे मोटा आदमी यानी चिप जैंग आते हुए कहते कि आजकल के बच्चे भी ना वो ऐसा समझते हैं कि उन्हें सारी चीजों के बारे में पता है, तो फिर ली तुम क्यों नहीं बता देते कि ये पेंटिंग क्यों फेंके। पर ली कहते हैं कि इस पेंटिंग को जिस तरह से बनाया गया है और इसका सील स्क्रॉल जिस तरह का है, ऐसा ही लगता है कि ये पेंटिंग मास्टर गू द्वारा बनाई गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर असली और नकली का फर्क समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस पेंटिंग में जो सिग्नेचर का स्टाइल है वो मास्टर गू ऐसा आर्ट स्टाइल जब वो 13 साल के थे तब इस्तेमाल करते थे। नेचर और आर्ट स्टाइल को देखते हुए मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये मास्टर गू जब छोटे होंगे तब ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे। इस पर मोटा आदमी शौक होते हुए कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए एक नकली पेंटिंग के लिए दे दिए। उसके बाद ली की सास वहाँ पे आते हुए कहते कि आप ली की बातों का बुरा मत मानिए, वो तो अभी बच्चा है, उसे क्या पता पुरानी पेंटिंग के बारे में। जैंग आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। उसके बाद यान सामने आते हुए कहते कि ली जोक कर रहा था, जल्दी ली अंकल से माफी मांग लो। इस पर ली कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू। इस पर ली की ऐसी बातें सुनकर यान कहती कि ली अचानक से ऐसी हरकत क्यों करने लगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अचानक से बदल चुका है। उसके बाद यान उस मोटे आदमी को समझाते हुए कहते कि अंकल जाओ चिंता मत करो, मैं ली की जगह पे आपसे माफी मांगती हूँ, उसने जो भी कहा वो सारी चीजें झूठ है, वो आप अपने दिल पर मत लो। उसके बाद ली उस मोटे आदमी से कहता है कि चिप जैंग आप चिंता मत करो, उस पेंटिंग में एक हिडन सीक्रेट है, इस पर आप ऐसा कह सकते हो कि आपका सारा पैसा बर्बाद नहीं गया। इस पर वो मोटा आदमी चौंकते हुए कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तभी ली उस पेंटिंग की तरफ जाता है और वो पेंटिंग निकाल लेता है जिसके नीचे एक और पेंटिंग होती है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो
बुकाजी की द कोर्ट लेडीज वाली पेंटिंग है, लेकिन ये कैसा हो सकता है? इसका मतलब ये भी एक नकली पेंटिंग है, लेकिन ये पिछली वाली पेंटिंग से ज्यादा महंगी है। सेक्शन में लिखा है कि लेकिन कुछ भी हो, इस पेंटिंग के अंदर एक अनहोली ऑरा है। ऐसा हो सकता है कि इस पेंटिंग को पहले एक कब्र के अंदर रखा गया था, जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि अनहोली ऑरा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तभी लिन उस मोटे आदमी से कहता है कि तुमने जब इस पेंटिंग को खरीदा तो उसके बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम बहुत ज्यादा अनलकी बन चुके हो और तुम्हारे साथ छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहे। जिस पर वो मोटा आदमी घबराते हुए कहता है कि तुमने सच कहा, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? इस पर ली कहता है कि तुम सिर्फ इस पर कच्चे चावल छिड़को, तुम सारी चीजें समझ जाओगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पेंटिंग पर चावल छिड़कने के बाद वहाँ पे सारे चावल काले पड़ जाते हैं। इसे देखकर लीन के सास ससुर दोनों हैरान हो जाते हैं और ली का ससुर कहता है कि ये तो अविश्वसनीय है, वो कच्चे चावल काले पड़ चुके हैं, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद ली उस पेंटिंग को मोटे आदमी को दे देता है और कहता है कि तुम इस पेंटिंग को रख सकते हो और तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर वो मोटा आदमी ली को थैंक्स कहते हुए कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया और मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ कर देना। इस पर ली कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ये जरूर जान लेना कि ये पेंटिंग कहाँ से आई थी। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इस पर वो मोटा आदमी कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी पता कर लूंगा कि किसने इस पेंटिंग को दिया था। मेरी मदद के बदले में तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जिस पर ली कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो मोटा आदमी जा रहा होता है और जाते हुए कहता है कि ली, मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आऊँगा। और ली के सास ससुर चिप जांग को कहते हैं कि चिप जांग, आप थोड़ी देर के लिए चाय पानी के लिए तो रुक जाते। उसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे यान उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? जिस पर ली कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ली दिखाया जाता है जो कि नहाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि किसी पता था कि मुझ पर बिजली गिरने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझ पर बिजली गिरने की वजह से मुझे मेरी पिछले कुछ हजार सालों की यादें वापस मिल गई। तो और मैंने जो ट्रेनिंग की थी इमोर्टल स्पिरिचुअल QI पाने के लिए, वो भी मुझे वापस मिल चुकी है। अब मैं मेरी पिछली जिंदगी की तरह इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद ली को यान के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद ली दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। जिस पर हमें यान दिखाई जाती है जो कि बड़ी खतरनाक अंदाज में नीचे गिरी होती है। उसके बाद ली यान को उठा लेता है और उसे अपना टॉवल दे देता है। कहता है कि तुम ऐसे क्या कर रही हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिस पर यान कहती कि मैं कपड़े लेने ही जा रही थी, लेकिन तभी इस पोल पर सारे कपड़े टंगे हुए थे, वही मुझ पर आकर गिर गया। जिस पर ली कहता है कि मैं बाद में उसे ठीक कर दूंगा। उसके बाद यान टॉवल को देखते हुए कहती कि ये टॉवल इतना गीला कैसे है? इस पर ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूखा टॉवल लाता हूँ। उसके बाद यान ली से चिल्लाते हुए कहते कि तुम ठरके कह के पहले कुछ कपड़े तो पहन लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यान दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। जिस पर ली कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम धीरे धीरे करो। मैं से धीरे से उसे पकड़ो और धीरे धीरे उस पर प्रेशर डालो। हाँ, ऐसे ही पकड़ो। जिस पर यान कहते कि क्या ऐसे? उसके बाद यान कहते कि नहीं, ये तो बाहर आ रहा है। उसके बाद हमें सफेद चीज उड़ते हुए दिखाई जाती है। गाइज, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुमने इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसके बारे में क्या सोचा। उसके बाद ली यान से कहता है कि इतनी जोर से मत दबाओ, डिश सोप बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तुमने उसे वेस्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अच्छा होता कि मैं ही डिश को वॉश कर देता और तुम जल्दी जाओ और नहा के आ जाओ। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ली झाड़ू पोछा कर रहा होता है। वो घर की सफाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे घर के दरवाजे पर ठक ठक होने की आवाज़ आती है। उसके बाद ली घर का दरवाजा खोल देता है जहाँ पे वो मोटा आदमी खड़ा होता है। उससे ली कहता है कि चिप जैंग, आज यान के मम्मी पापा घर पर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? इस पर वो मोटा आदमी ली को खींचते हुए ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक इमरजेंसी है, जल्दी से कार में बैठ जाओ। उसके बाद वो मोटा आदमी ली को सिचुएशन समझाने लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले मेरा भाई यानी मेरा सेक्रेटरी को भी एक पेंटिंग दी थी और वो भी मेरी तरह बैड लक का सामना कर रहा है। पर ली कहता है कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि आपके भाई ने जो पेंटिंग ली थी वो उसमें भी अनहोली हो रहा है? जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि हाँ हाँ, पहले मेरी जो भतीजी है
वो कार से टक्कर खाते खाते बची थी। और मेरा कजिन भी है ना, वो भी बड़ी मुश्किल में है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो पिताजी है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मोटे आदमी के घर के पास पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद वो मोटा आदमी अंदर आते ही अपने भाई और अपनी भाभी को आवाज़ देता है। उसके बाद हमें उस मोटे आदमी के भाई और भाभी दिखाए जाते हैं। अभी ली की नज़र उस मोटे आदमी के पापा पर जाती है और वो कहता है कि ये बूढ़ा आदमी तो बहुत ज़्यादा अनहोली ऑरा के आसपास है, इसके शरीर से बहुत ज़्यादा अनहोली ऑरा निकल रहा है। उसके बाद वो मोटा आदमी अपनी भाभी से पूछने लगता है कि पिताजी कैसे है, जिस पर उसकी भाभी कहती है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। हमने जो अमेरिका का डॉक्टर बुलाया था वो भी हमारे पिताजी का इलाज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद उस मोटे आदमी की भाभी ली की तरफ देखते हुए कहती है कि ये कौन है, जिस पर मोटा आदमी कहता है कि वो मैं तो भूल ही गया, ये मेरा फ्रेंड है जो कि हमारे पिताजी की मदद करने के लिए आया है। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि क्या तुम सीरियस हो, ये बच्चा तो सिर्फ एक स्टूडेंट लगता है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मैं अमेरिका का बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं भी इनका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ और तुम सिर्फ एक स्टूडेंट को यहाँ पे ला रहे हो, क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। इस पर मोटा आदमी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा दोस्त है ना वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद उसकी भाभी मोटे आदमी से कहती है कि मुझे पता है कि आप पिताजी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ पे नहीं ला सकते, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मोटे आदमी के पिताजी को बहुत ज़्यादा जोर से खांसने लगता है। जिस पर उस आदमी उस मोटे आदमी के भाई के घर के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर उस मोटे आदमी के भाभी ने ली को बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने को कहा था। लेकिन तभी उस मोटे आदमी के बूढ़ों की तबीयत अचानक से सीरियस हो चुकी थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस मोटे आदमी का भाई उसके पापा के पास बैठा होता है, जहाँ पे उस मोटे आदमी का भाई उस अमेरिकन डॉक्टर से कह रहा होता है कि डॉक्टर मेरे फादर को क्या हुआ। जिस पर डॉक्टर कहता है कि इन्हें अचानक से दौरे पड़ रहे हैं, जिस पर हम इन्हें सेडेंटिव का इंजेक्शन देंगे तो काम हो जाएगा। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर ली कहता है कि रुको, उस बूढ़े आदमी को सेडेंटिव का इंजेक्शन मत दो, अगर तुम उसे वो इंजेक्शन दोगे तो उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। जिस पर उस मोटे आदमी का भाई कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे पापा को मारना चाहते हो। और मोटे आदमी से कहता है जांग क्यों, इसे बाहर निकालो, मुझे सिक्योरिटी बुलाने पे मजबूर मत करो। जिस पर ली कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और ली जाते हुए कहते हैं कि पागल लोगों, दे दो उस बूढ़े आदमी को सेडेंटिव का इंजेक्शन, और तुम अगर लकी हुए तो वो बूढ़ा आदमी 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा रह जाएगा। वहाँ पर वो मोटा आदमी कहता है कि ली इतना गुस्सा मत करो, ये मेरी गलती है कि मैं हमारे बारे में आने से पहले उन सबको बताना भूल गया। जिस पर ली कहता है कि बहुत हो चुका, मैं तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराऊंगा, मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़की आ रही होती है जिसे कि ली टकरा जाता है। और गाइस आप देख ही सकते हो ली कहाँ पे टकराया है। और टकराने के बाद ली और वो लड़की जमीन पर गिर जाते हैं। और गाइस आप देख ही सकते हो ली का मुंह कहाँ पे फंसा है। तभी वो लड़की ली को जोरदार गुस्सा मारकर ऊपर उड़ा देती है। और उसके बाद वो ली से कहती है कि हे कौन हो तुम। जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि ये मेरा फ्रेंड ली है जो कि यहाँ पे बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आया है। तभी वो लड़की पूछती है कि ग्रैंडपा कैसे है। जिस पर ली कहता है कि उनके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है। तभी हमें उस बूढ़े आदमी की कंडीशन दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। उसके बाद वो पिंक हेयर वाली लड़की उसके ग्रैंडपा के पास भागते हुए जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, ग्रैंडपा जल्दी से उड़ जाओ। उसके बाद वो पिंक हेयर वाली लड़की उस डॉक्टर से पूछती है कि मेरे ग्रैंडपा की हालत ऐसे कैसे हो गई। इस पर डॉक्टर कहता है कि मैंने तो सिर्फ उन्हें एक सेडेंटिव का इंजेक्शन ही दिया है। और उसके बाद अपना सारा ब्लेम ली की तरफ डालते हुए कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो इसे करो, इसी ने कहा था कि इनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। जिस पर ली अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि ये झूठे डरपोक आदमी। नेक्स्ट सीन में वो पिंक हेयर वाली लड़की ली से चिपकते हुए कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को हील कर सकते हो ना, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। जिस पर ली कहता है कि मैं तो मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई मुझ पर यकीन नहीं करता।
लेकिन तभी वो डॉक्टर बीच में आते हुए कहता है कि जोक मारना बंद करो, अगर तुम उनकी मदद पहले से ही कर सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं की। जिस पर ली कहता है कि तुम कमी ने कही कि इस सिचुएशन से बाहर रहो। उसके बाद हमें फिर से उस पिंक हेयर वाली लड़की का सीन दिखाई देता है जो कि कहती है कि मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे ग्रैंडपा को की जान बचा लो। जिस पर ली कहता है कि ठीक है मैं उस बूढ़े आदमी की जान बचाऊंगा। उसके बाद वो पिंक हेयर वाली लड़की अब अपने मम्मी पापा से कहती कि मॉम डैड मुझे ऐसा लगता है कि ली इस अमेरिकन डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसलिए ली को ट्राई करने दो। जिस पर उस मोटे आदमी का भाई कहता है कि ठीक है मैं इसे एक चांस दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो मैं इसे पछतावा करने पे मजबूर कर दूंगा। जिस पर ली कहता है कि अगर मैं इस बुरे आदमी को हील करने में नाकामयाब हो गया तो तुम चाहो तो मुझे जान से भी मार सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली उस बूढ़े आदमी को उठा लेता है और अपने जेब में से कुछ निकालने लगता है और कहता है कि मेरे पिछले जन्म की यादें वापस आने के बाद सिल्वर नीडल किट मेरे साथ लाने की मेरी आदत सी हो चुकी है, अब ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तभी ली की सिल्वर नीडल देखने के बाद वो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि क्या एक्यूपंक्चर टेक्निक, ये तो चाइनीज मेडिसिन टेक्निक है जो कि बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है। इस जमाने में कोई चाइनीज मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता, तुम खुद की बेइज्जती करवा रहे हो। पर वो मोटा आदमी डॉक्टर से कहता है कि तुम कमीनी कह के चुप हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ अपनी मॉर्टर स्पिरिट की आई इस नीडल में डालनी है और ब्रेन के एग्जैक्ट पॉइंट पर उस नीडल को प्रेस करना है। उसके बाद ली उस बूढ़े आदमी के सिर में उस नीडल को घुसा देता है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ली अगर तुम्हारी टेक्निक काम नहीं आई तो तुम मुझ पर आरोप करने की कोशिश मत करना कि मैं इस बूढ़े आदमी का इलाज नहीं कर पाया। उसके बाद ली सारे लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, ठीक से देखो बूढ़े आदमी के साथ क्या हो रहा है। क्या किसी ने नोटिस किया जब मैंने इनके ब्रेन में अपनी नीडल घुसाई तो उसके बाद इनको दौरे पड़ना बंद हो चुके हैं। अभी डॉक्टर बीच में बोलते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेडेटिव का इंजेक्शन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर ली अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या जोक है, सेडेटिव का क्या इस्तेमाल है इसमें, ये सारी चीजें मेरी इमॉर्टल स्पिरिट की वाई की वजह से हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें उस बूढ़े आदमी के शरीर में से एक इविल स्पिरिट बाहर निकलते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है, जिस पर वो डॉक्टर हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो पिंक हेयर वाली लड़की अपने ग्रैंडपा से गले मिल लेती है, जिस पर वो ग्रैंडपा कहते हैं कि इतनी सरप्राइज मत हो, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद उस मोटे आदमी की भाभी ली से कहती है कि ली मुझे माफ कर दो और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर ली कहता है कि ठीक है ये सारी चीजें मैंने चिप जैंग के लिए की है, लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो डॉक्टर उस बूढ़े आदमी के सिर से उस नीडल को निकाल लेता है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी के सिर से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस पर उस मोटे आदमी का भाई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरे पापा की जान लेना चाहते हो। पहले भी तुम्हारी इलाज की वजह से मेरे पापा को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ देखा था कि ली ने अपने इमॉर्टल स्पिरिट की आय की मदद से उस बूढ़े आदमी की जान बचा ली थी, लेकिन उस अमेरिकन डॉक्टर ने बूढ़े आदमी के सिर से उस स्पिरिट नीडल को बाहर निकाल लिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस मोटे आदमी का भाई उस डॉक्टर से कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे पापा की जान लेना चाहते हो। जिस पर वो डॉक्टर उस सिल्वर नीडल को फेंकते हुए कहता है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को पूरे वर्ल्ड मेडिकल वर्ल्ड में कभी अच्छा दर्जा नहीं मिलेगा, चाइनीज मेडिसिन सारी बकवास बात है। जिस पर ली चिढ़ते हुए कहता है कि तुम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में क्या कह रहे थे, तुम तो बहुत ज़्यादा गए गुजरे हो, तुम तो कुछ काम के नहीं हो अमेरिकन डॉक्टर। जिस पर वो डॉक्टर ली से कहता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, लेकिन तभी उस मोटे आदमी का भाई बीच में आते हुए कहता है कि डॉक्टर शेपर मुझे कुछ परवाह नहीं कि तुम चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन डॉक्टर ली ने मेरे पिता की जान बचाई है। उसके बाद उस मोटे आदमी का भाई अपने सेक्रेटरी को आवाज़ देता है और कहता है कि इस डॉक्टर को बाहर का रास्ता दिखाओ। उसके बाद सेक्रेटरी ये डॉक्टर के सामने आ जाता है और उसे पकड़ते हुए बाहर ले जाने लगता है, जहाँ पर वो डॉक्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं अमेरिका का बेस्ट डॉक्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
उसके बाद ली अपने मन में हंसते हुए कह रहा होता है कि इस कमीने के साथ अच्छा ही हुआ। तभी वहाँ पे पिंक हेयर वाली लड़की आ जाती है और कहती कि तुम्हारा क्या मतलब था कि मेरे ग्रैंडपा की बीमारी है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जहाँ पर ली उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे फैमिली के अंदर एक ऐसी पेंटिंग है जिसके अंदर अनहोली ऑरा है। जब तक तुम्हारी फैमिली के अंदर वो पेंटिंग है तब तक तुम्हारे ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। ली की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक पेंटिंग है जिसमें अनहोली ऑरा है। उसके बाद ली कहता है कि तुम लोग तब से हो जाओगे जब तुम उस पेंटिंग से छुटकारा पालोगे। ये सिर्फ बूढ़े आदमी के बारे में ही नहीं है, तुम्हारे फैमिली के अंदर सारे लोग बैड लक से सफर कर रहे हैं जो कि उस अनहोली ऑरा की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले चिप जैंग ने भी एक पेंटिंग खरीदी थी जिसके अंदर भी अनहोली ऑरा था, जिस पर मोटा आदमी कहता है कि मुझे क्या पता था ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद उस मोटे आदमी की भाभी उस पेंटिंग को लाते हुए कहते कि हमने इस पेंटिंग को स्टडी रूम में रखा था। उसके बाद ली कहते हैं कि इस पेंटिंग को टेबल पर अच्छी तरह से रखो और थोड़े से कच्चे चावल ले आओ। तो गाइस बूढ़े की तरफ एक बार ध्यान से देख रहे हो, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। नेक्स्ट सीन में वो सारे बंदे पेंटिंग की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पेंटिंग पर चिड़ के सारे कच्चे चावल काले पड़ चुके होते हैं। उसके बाद ली कहते हैं कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और अब से ऐसी कोई पेंटिंग को खरीदना मत जिसके बारे में आपको कुछ न पता हो। अगर आप लोग अनहोली ऑरा के प्रभाव में ऐसे ही रहते तो चीज़ें बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी बहुत बुरी कंडीशन में है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मोटे आदमी का भाई ली को थैंक यू कहते हुए कहता है कि डॉक्टर ली आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मदद के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये निंग सिटी का डेबिट कार्ड है, इसके अंदर कुछ कैश पड़ा होगा, इसको आप ट्रीटमेंट की फीस समझ कर रख लीजिए। जिस पर ली कहता है कि मैं नहीं ले सकता। तभी वो पिंक हेयर वाली लड़की ली से कहते कि ली तुम्हें रख लेना चाहिए, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी मदद करने के लिए। उसके बाद ली कहता है तो फिर ठीक है, मैं 3 दिन में फिर से आऊँगा बूढ़े आदमी की कंडीशन देखने के लिए। उसके बाद मोटे आदमी का भाई उसके सेक्रेटरी से कहता है कि डॉक्टर ली को बाहर छोड़ के आओ। नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि हम अब जा रहे हैं, तुम भी अब अंदर चले जाओ। उसके बाद हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटा आदमी ली को थैंक यू कह रहा होता है। इस पर ली मोटे आदमी से कहता है कि अगली बार सावधान रहना, वो सारी पेंटिंग जो थी वो सारी कब्रों में से आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई टैंग फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी ये वहाँ पे ही खड़े होते हैं, जिस पर ली कहता है कि सेक्रेटरी ये कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि डॉक्टर ली मैं आपसे एक प्राइवेट मैटर पर डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास फ्री टाइम है। जिस पर ली कहता है कि क्या बात है जल्दी बताओ। उसके बाद सेक्रेटरी ये अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉप पर है और उनका बिजनेस हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वो किसी अजीब सी चीज़ के कांटेक्ट में आ चुके थे। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन तभी आप मुझे मिल गए, क्या आप हमारी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। जिस पर मोटा आदमी ली से कहता है कि ली इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, इनका ब्रदर इन लॉ शेन कॉर्पोरेशन का सीईओ है, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिस पर ली कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कल आऊँगा। इस पर सेक्रेटरी ये कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बताइए मैं आपको कहाँ पे लेने आऊँ। इस पर ली कहता है कि मैं कल्चरल रिलीज डिपार्टमेंट के जियांग जिचेन के घर पर मिलूँगा। ली की बातें सुनकर सेक्रेटरी ये चौंकते हुए अपने मन में कहते कि क्या जियांग फैमिली, क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ली ने उनके घर जमाई है। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे कोई तो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि किसने कहा कि तुम खड़े हो सकते हो, तुम कभी नहीं कहे कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। उसके बाद उस आदमी के मुंह पर ली की मॉम एक जोरदार पंच मार देती है। जिस पर ली का पापा उसकी माँ से कहता है कि डार्लिंग मेरी बात तो सुनो, हमारे छोटे लड़कों को इतनी छोटी सी उम्र में जुए खेलने की आदत लग चुकी है। जिस पर ली की माँ उसके पापा से कहती कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये सारी चीज़ें तुमसे उसे मिली है। जिस पर ली के पापा कहते हैं कि ये बात है कि जुए खेलने की आदत भी मुझे मेरे पापा से ही मिली थी। उसके बाद ली की माँ उसके पापा को पीटते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे बेटे को मारने की। जिस पर ली के पापा कहते कि मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया।
नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि उसके मम्मी पापा के घर पर आ चुका होता है और कहता है कि इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, जिस पर ली के फैमिली मेंबर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ली की मॉम ली के पास जाते हैं और कहते कि मैंने तुम्हारे भाई से सुना कि तुम गैंगस्टर के बॉस के पास अकेले ही चले गए थे, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? जिस पर ली कहता है कि तुम मुझे देख ही सकते हो ना माँ, मुझे कहीं पर चोट नहीं लगी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि उससे फैमिली मेम्बर से कह रहा होता है कि क्या आज हम डिनर में फिश खाने वाले हैं, तो फिर आज मैं कुकिंग करूंगा। उसके बाद ली अपना जैकेट फेंकते हुए कहता है कि मॉम मेरे जैकेट को अच्छी जगह पे रख दो, और वहीं पे हमें उस जैकेट में से एक थैली नीचे गिरते हुए दिखाई जाती है। जिस पर ली के पापा ली से कहते हैं कि ली तुम्हारे कपड़ों में से कुछ थैली नीचे गिरी है, क्या है इसमें? जिस पर ली कहता है कि आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते उसे ओपन करके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली के पापा उस थैली को खोल लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भरे होते हैं, जिसे देखकर ली के सारे फैमिली मेम्बर चौंक जाते हैं। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।